नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है मई मंथ में आपका शेड्यूल्ड है। कोर्सेज में हमारे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव के तहत पेड क्विजेस जो हमारी होती हैं उसको हम वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड कौन सा है। तो वैसे तो देखेंगे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड होता है ग्रीनलैंड, परंतु यहाँ विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो बोर्नियो जो है ये पॉलिटिकली डिवाइडेड है। मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया के इधर रीजन में आप देखेंगे। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का और लार्जेस्ट है एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अगर हम इसके मतलब एरिया की बात करें तो ये लगभग जो है 7,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया बनता है। ठीक है, टॉप में सबसे फर्स्ट पे ग्रीनलैंड होता है, फिर होता है आपका जो है न्यू गिनी। ठीक है, थर्ड पे बोर्नियो आता है, फिर मेडागास्कर होता है चौथा विश्व में, ये हम विश्व में देख रहे हैं, फिर फिफ्थ पे बैफिन और छठे पे सुमात्रा। ठीक है, तो ये सब आइलैंड्स को प्लीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी दार्शनिक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल यानी कि जो वर्तमान में आप जियोग्राफी टर्म देखते हैं इसको कॉइन किया था, है ना। तो ये देखेंगे इनका नाम था ये एराटोस्थनीज। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अराउंड 276 BC के आसपास का टाइम पीरियड जो है वहाँ पे ये, अब ये ध्यान रखिएगा ग्रीक स्कॉलर थे, है ना, कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ऑप्शन सी। इसमें देखिए पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, फर्स्ट फोर्ट कह लीजिए या फिर बिजनेस सेल कह सकते हैं इसको। इन्होंने अराउंड 1500 में, इसमें केरला में है ना, कोचीन, यहाँ पे बनाया था। देखिए ब्रिटिशर्स यूरोपियन जब भारत में आने लगे तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा जो 1498 में आता है। इनका कई बार क्रम पूछा जाता है कि कौन सी जो है कौन सा देश है ना कब आया, कौन सी कंपनी किस सीरियल से आई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जैसे ये एक इसका है ना पुर्तगीज़, उसके बाद डच, फिर इंग्लिश, उसके बाद डैनिश और लास्ट में फ्रेंच कंपनी आती है। ठीक है, इस क्रम को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो सूरत में आप देखेंगे जहांगीर के टाइम पीरियड पे जो ये आपका थॉमस रो वगैरह जो आए थे, है ना, तो रॉयल फरमान के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की ब्रिटिशर्स ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग पोर्ट था ये सूरत का। ठीक, विकल्प हम इसमें से बी को चुनेंगे। इसमें देखिए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। ठीक, तो इसमें जो है ये आप नॉर्दर्न केरला का जो रीजन देखते हैं, ठीक है, इधर के हम कोस्ट को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये मोपला रिबेलियन जो है इसी रीजन में हुआ था। बेसिकली जो ये थे आपके कह लीजिए ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड थे, उनके अगेंस्ट में ये एक जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ। ठीक, तो विकल्प हम सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है यूसुफ मेहर अली। ये एक फ्रीडम फाइटर थे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में। इन्होंने इसमें से कौन से जो ये फेमस स्लोगन्स हुए उनको कॉइन किया था। ठीक है, तो जैसे पॉपुलर तो ये अलग अलग मूवमेंट्स पे हुए। साइमन कमीशन के रेफरेंस में साइमन गो बैक, क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो। ठीक है, तो इन दोनों को यूसुफ मेहर अली ने जो है कॉइन किया था। सी विकल्प जो यानी बोथ ए एंड बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम फॉर मतलब मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड जो हुई 1930 में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था। वर्तमान जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उसको कहते हैं, वहाँ पे। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल जो है इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने जो वहाँ पे भाषण दिया था, ठीक है, उस अधिवेशन में, उसमें सबसे पहली बार मतलब ये अलग नेशन हिंदुओं से अलग मुस्लिमों के लिए मांग की गई थी। ठीक है, फिर आगे चल करके जो आप देखते हैं 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी पॉपुलराइज की। ठीक है, तो आगे चल करके इस प्रकार से पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स से एक्चुअल जो पावर ट्रांसफर थे इंडिपेंडेंस से पहले, है ना, उस चीज़ को एक ट्रांजिशन के रूप में चेक करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, आपको पता होगा, 2 सितंबर 1946 को, ठीक। इस रेफरेंस में देखेंगे तो जो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, ठीक है, ये जो है इसमें डिफेंस के मिनिस्टर थे, अली ज़हीर ये लॉ मिनिस्टर थे, भीमराव अम्बेडकर जो है इस इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, और जैसे गवर्नर जनरल और ये कह लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो उस समय ये लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर था। इसमें डी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, ठीक है। तो एक बड़ा काफ़ी भारी भरकम सा एक्ट आया था, लगभग 320 प्लस इसमें आर्टिकल्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। तो इसके सारे प्रावधानों को कांग्रेस ने अस्वीकार किया था। इनका सेशन हुआ था 1936 में लखनऊ में, ठीक। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो देखिए मैडम क्यूरी को आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में इनको जो है जो एलिमेंट्स हैं पोलोनियम, रेडियम, इन सब की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1911 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इनकी एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक। उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें से देखना है सही है, ठीक। देखिए जो यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये मिली हैं सील्स, ठीक है। तो मोहरे के बारे में लिखा है कि ये मिट्टी की बनी होती हैं, ठीक है, तो ये गलत है। हमने शायद पिछले वीडियोज़ में बात की है कि ये स्टेटाइट होता था एक, ठीक है, उसको हिंदी में सेल खड़ी कहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उससे बनी हुई हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं। दूसरा है कि यहाँ पे लिखा है कि इनके निवासियों को तांबे का ज्ञान नहीं था, न ही कांस्य का, तो ये भी गलत है ना। जो अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं ब्रॉन्ज और कॉपर के यहाँ पे मिलते हैं हमें इंडस वैली में। और हड़प्पा सभ्यता जो है ग्रामीण आधारित नहीं बल्कि नगर आधारित थी, ठीक है। जो सबसे पहले हमें अर्बनाइजेशन के फैक्ट्स मिलते हैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे इसमें से मिले हैं, है ना। तो इस वजह से ये भी गलत है। डी वाला सही है कि यहाँ के लोग कपास उगाते थे और इसका उपयोग करते थे, इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, है ना, आप जो शेड्यूल्स पढ़ते हैं कुल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही थी, ठीक। 9वीं सबसे पहले एक अमेंडमेंट करके ऐड की गई थी। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उसमें ही 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे हमारे सेंट्रल और स्टेट के लॉज हैं जिनको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहला जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें ही हमारे कुल 13 लॉ उस समय ऐड किए गए थे, ठीक है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है, यानी कि थीम, ठीक है। हालांकि अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल, क्योंकि 2023 का भी हमने मना लिया है। 2022 में देखिए होता कब है, ये 22 मार्च को, ठीक। तो 2022 में जो हमारा इसका थीम था वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक। तो पुराना थीम भी चूंकि पूछ लिया था कई बार, उसीलिए इसको ध्यान रखें। 2023 का जो हमारा थीम है वो है एक्सेलरेटिंग द चेंज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये पूरा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, दोनों थीम्स को प्लीज़ ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक। ईस्टर्न हिमालय रीजन की बात हो रही है। तो ईस्टर्न हिमालय में सबसे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे स्थित है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक। तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। इन कीवर्ड्स को ध्यान दिया करिए कि किस रेफरेंस में चीज़ को पूछा गया है। नेक्स्ट है पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक। तो बेसिकली पारो जो है एक वैली टाउन है, हिमालयन वैली टाउन, भूटान में स्थित है, ठीक। टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक काफ़ी फेमस प्लेस है।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्लवनशीलता के नियम की खोज की? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। किसी वाटर बॉडी के ऊपर जो कोई वस्तु फ्लोट करती है उसके रेफरेंस में जो नियम बताया था, ये बताया था आर्किमिडीज ने। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। जैसे न्यूटन का सबसे फेमस हम कई सारे लॉ जानते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल थियरी ले लीजिए, है ना, लॉ ऑफ मोशंस को ले लीजिए। एडिशन की सबसे जो फेमस डिस्कवरी है वो क्या थी? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। जॉन डाल्टन का भी जानते रहिए, जो एटम के बारे में उन्होंने थियरी दी थी। ये सब काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, जब शुद्ध पानी जोर से उबलता है। कभी आपने पानी को उबाला होगा तो जब एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका तापमान आ जाएगा तो बॉइलिंग होने लगती है। तो देखते हैं ऐसे छोटे छोटे बबल बनते हैं। तो बबल जो है मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? ठीक है, तो एयर होती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? कोई भी लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जो इवेपोरेशन की घटना होती है, ठीक है, वेपराइजेशन उसको कह सकते हैं आप, उसमें सॉलिड पार्टिकल जैसे मान लीजिए है लिक्विड का, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें देखिए ऊष्मा ह्रास होने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट लॉस, है ना। किसी बॉडी में आप देखते हैं अगर हीट है तो हीट लॉस यानी कि वो ठंडा कितनी तेजी से होता है, तो वो सबसे ज़्यादा, जैसे जो हम मीडियम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती हीट को ट्रांसफ़र करने की, है ना, हीट को लॉस होने की। तो यहाँ पे देखेंगे रेडिएशन में ही सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मोड होता है, क्योंकि रेडिएशन में क्या होता है कि जो ये रेडिएशन ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके स्पीड पर, है ना, एक तरीके से ट्रैवल करता है। तो उस वजह से भी यहाँ पे रेडिएशन जो है सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प हमारा सी करेक्ट है। इसमें देखें समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है तो उस पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा। जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक होगी तो उसमें क्या होता है कि वो मीट ही नहीं होती है ना, या फिर जहाँ पे वो रेज मीट होंगी उस पैरेलल, ये हमारे प्लेन मिरर पे पड़ने के बाद वो इनफाइनाइट में जाकर के होती हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को भी सर्च करके देख लेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है ना, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। इसमें देखिए मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्सेस्टर ऐसे कह सकते हैं उसको, पेशी स्थित होती है? ठीक है, एक प्रकार की मसल होती है। ठीक, आपका जो मुंह है उसमें देखेंगे जबड़ा जो है ना, इससे संबंधित है। ठीक, जो जैसे जो मेजर फूड हम लोग सॉलिड फूड जो है खाते हैं तो उसको चबाने में सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती है ये, इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प सी। नेक्स्ट है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उन्हें क्या किया जाता है? ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, स्पेशली जैसे मैग्नेट का एग्जांपल ले लीजिए, लॉस हो जाएगा अगर उसको आप हीट कर देंगे, है ना। हीट करने पे सारी मैग्नेटिज्म उसकी जो होती है वो लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पे डी विकल्प में जो लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बेसिकली ऐसे हैं कि जब जैसे किसी डिवाइस में जैसे इसको एम्प्लॉय किया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको दी जाती है, तो एनर्जी जब ये प्रोड्यूस करता है उससे पहले इसमें खुद ही जो है केमिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, है ना, उसके माध्यम से एनर्जी वो प्रोवाइड कर पाता है। तो ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कहा जाता है। बस ये सिर्फ इसमें पूछा गया है, तो डी विकल्प करेक्ट होगा, ध्यान रखें। इसमें देखिए कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो रेडिएशन के गुण नहीं पाए जाते हैं कैडमियम में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो ओर होता है इसको ग्रेनकोकाइट कहते हैं। ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली कैडमियम को हम मुख्य रूप से कहाँ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ भी कई बार पूछा जाता है। तो कैडमियम रॉड को यूज़ करते हैं, जो ये होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इसमें देखें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसमें देखिए कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ठीक है, हूणा इन्वेजन्स जो होते थे, सबसे फर्स्ट टाइम देखेंगे गुप्ता रूलर जो हुए थे ये स्कंदगुप्त, है ना, अराउंड 455 AD के आसपास। यहाँ पे पहला जो है इनका अटैक होता है, और इनके अटैक से सबसे ज़्यादा जो है विचलित हुआ यही गुप्ता किंगडम ही, और कंट्रीब्यूट करता है हूणों का इन्वेजन ही गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल में। देखिए क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया गया कि किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, तो स्कंदगुप्त ही थे इसमें से।
जो है सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर अटैक हुआ था तो इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन जो कई सारे हिस्टोरिकल में इवेंट्स में आप पढ़ते होंगे, उसमें से एक भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से। ठीक, और ये जो उत्तर प्रदेश का जिला है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर, यहाँ पे स्थित है। देखिए इसी स्तंभ जो अभी हमने भीतरी की बात की तो इसी से ही ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक, ऑप्शन डी। अब देखिए अभी हमने बात की गुप्ता साम्राज्य के पतन का, तो उसके जो कारण रहे उसमें से कौन सा एक नहीं है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये लेटर गुप्ता जो कह लीजिए रूलर्स हुए, उन्होंने बुद्धिज्म की जो है एक्सेप्टेंस कर ली, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अरब इन्वेजन नहीं होगा। ठीक है, ये अरब इन्वेजन का संबंध गुप्ता एम्पायर से नहीं है। ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था फ्यूडल स्ट्रक्चर था। ठीक है, सामंतवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था अंतिम शासकों तक आते आते। हूणों का इन्वेजन तो खैर था ही। तो ये तीन जो है रीज़न थे इनके गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के। इसमें देखिए गुप्त काल में गुजरात, बंगाल एवं दक्कन में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? ठीक है, ये वेस्टर्न इंडिया में देखते हैं जो दक्कन का प्लेटू का रीजन। ठीक है, इधर गुजरात हो गया, फिर इधर बंगाल का रीजन। तो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी होता था। ठीक है ना, जूट और कॉटन के जो उत्पादन इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था। अब देखें गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो नॉर्दर्न इंडिया का देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता था इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी था। उसी क्रम में से कुछ पोर्ट से भी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट की जाती थी, जिसमें से स्पाइसेस और मोती वगैरह, पर्ल्स है ना, गोल्ड, हॉर्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो ये जो है होता था यहाँ से ताम्रलिप्ति से। ठीक है, वर्तमान का जो आप देखते हैं ना ये मतलब ये ताम्रलिप्ति एंशिएंट नेम था बे ऑफ बंगाल रीजन का। ठीक, यहाँ से संचालित होती थी ये चीज़ें। आगे देखें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण काली हो जाती है? ठीक, गर्मियों का मौसम आ गया है, सनबर्न की घटनाएं जैसे आप जानते होंगे। धूप में निकलने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के आउटर लेयर में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को यूवी रेज वगैरह से। ठीक है, तो यही होता है कि गर्मियों में जब आप जैसे ज़्यादा देर तक एक्सपोज हो जाते हैं सन लाइट में, तो इसके डैमेज होने के कारण, मेलानिन के डैमेज होने के कारण हमारी बॉडी जो है वो उस पर कालापन आ जाता है। इसमें देखिए एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक ये सब शामिल होते हैं? तो जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए, हमारा जो एक सेल होगी, ठीक है, तो उसमें जो पूरा कंटेंट होता है इन्वॉल्व, उसको हम जानते हैं प्रोटोप्लाज्म के रूप में, जिसमें साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस, आयन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब जो है इसके पार्ट्स होते हैं। और ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना बॉडी में, देखेंगे ये एनक्लोज्ड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। तो हो सके तो इसको एक बार इमेजेस का सर्च करके देख लीजिए। इसमें देखिए किसको कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में जाना जाता है? सेल विद इन अ सेल। तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि एक कोई सेल है ना, उसके अंतर्गत अंदर की एक जो है पाई जाने वाली सेल के रूप में किसे जानते हैं? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन अ सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा सेल का खुद का डीएनए है वो शामिल होता है। तो थोड़ा इसको भी देखिएगा ढूंढ के। इसमें देखिए कौन सी एक जलजनित रोग है जिसके कारण तीव्र जठरांग संबंधित संक्रमण होता है? ठीक है, बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज होती है जो इन्फेक्टेड फूड या फिर वाटर से फैलती है, जिसको कहते हैं आप कॉलरा यानी कि हैजा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सिम्टम्स इसमें होते हैं जैसे डायरिया हो जाता है ना, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होगा आपको, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें देखें जरा दूरदृष्टि दोष है ना, इस बीमारी को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार कौन सा है? ठीक है, प्रेस बायोपिया। ये बेसिकली एक ओल्ड एज में ज़्यादातर बीमारी देखी जाती है। होता क्या है इसमें कि आपको नज़दीक की चीज़ भी नहीं दिखेगी स्पष्ट रूप से और दूर की भी नहीं दिखेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ होता है वो बाईफोकल लेंस होता है। ठीक, काफ़ी एक पुरानी पुस्तक है वेटिंग फॉर द महात्मा, 1955 में एक प्रकार का नॉवेल के रूप में लिखा गया था। इसके लेखक का नाम बताना है। तो R.K. नारायण का आपने नाम शायद सुना हो, इन्होंने लिखी थी, विकल्प डी।
नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? काफ़ी फेमस एक जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी प्लेस है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ठीक है, पंजाब से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इंडिया में जो स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक, इनकी फॉर्मेशन की जाती है ग्रामीण स्तर पे खास रूप से आप देखेंगे तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोलेट्रल लेकर के लोन नहीं देते हैं। यहाँ डी ऑप्शन में देखिए संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना इनकी मुख्य ऑब्जेक्टिविटीज़ में से एक नहीं है, ठीक है। ऊपर के 3 सही है कि समूहों के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करना, मुख्य रूप से ग्रामीण जो गरीब लोग होते हैं उनको मिला करके ऐसे संगठनों का निर्माण होता है, महिलाएं खास करके उसमें होती हैं। और घरेलू हिंसा पर चर्चा और उस पर कार्रवाई के लिए मंच प्रदान करना, अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करना और उसको फर्दर किसी कार्य में यूज करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, ठीक। ऑप्शन इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमने बोले हैं स्पेशली आपको ढूंढने के लिए उनको सर्च करके इमेज वाइज पढ़ लीजिएगा। ऑर्गन्स वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।